रात गहरी हो चुकी थी। घर की सारी लाइटें बंद थीं। बस खुले खिड़की से आती हल्की हवा पर्दों को हिला रही थी। 2 बज चुके थे, लेकिन ज़ैनब की आंखों में नींद जैसा कुछ भी नहीं था। वह चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी दीवार की ओर देख रही थी, ऐसे जैसे किसी अदृश्य चीज को घूर रही हो। उसने कांपती हुई आवाज में पुकारा, अम्मी। वो फिर आ गई। उसकी मां की नींद जैसे किसी ने झकझोर कर तोड़ी हो। वह घबराकर उठी और बेटी के कमरे में भागी, लेकिन कमरे में कुछ असामान्य नहीं था। सब कुछ वैसा ही शांत, वैसा ही अंधेरा, मगर ज़ैनब की आंखें किसी एक कोने पर अटकी थीं, जैसे कोई वहां खड़ा हो। उसकी सांसें भारी थीं, चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी उंगलियां चादर को कसकर पकड़ चुकी थीं। सुबह होते ही उसके बाप ने उसे उठाया और शहर के बाहर रहने वाले एक बुजुर्ग रूहानी आदमी बाबा फरीद के पास ले गया। बाबा की आंखों में एक अजीब सी थकान और गहराई थी, जैसे जीवन ने उन्हें बहुत कुछ दिखा दिया हो। उन्होंने ताबीज की परतें खोलीं, उसे सूंघा और धीमी आवाज में कहा, यह किसी साधारण चीज का नहीं है, यह किसी ने बांधा है, किसी बहुत सोच समझकर। ज़ैनब की मां ने कांपते हुए बताया कि उनकी बेटी रात रात भर नहीं सोती। कहती है कोई उसके बालों में उंगलियां फिराता है। वह नींद में चीख उठती है, लेकिन जब तक वो दौड़कर जाती, कमरे में सिर्फ सन्नाटा होता। बाबा फरीद ने गहरी सांस ली और ज़ैनब को देखा। उसकी आंखें नीचे थीं, जैसे कोई डर उसे ऊपर देखने ही नहीं दे रहा। बाबा ने तिलावत शुरू की और तिलावत की शुरुआत के साथ ही कमरे की हवा में भारीपन बढ़ने लगा। ज़ैनब का शरीर जैसे अपने आप कांपने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसकी गर्दन पीछे की ओर झटके खाने लगी। खिड़कियां तेजी से बजने लगीं। बल्ब 1 सेकंड जलता, अगले ही सेकंड बुझ जाता। कमरे का माहौल अचानक इतना बदल गया कि किसी भी आम इंसान के पैरों तले जमीन खिसक जाए। ऐसा लग रहा था जैसे कमरा जीवित हो चुका है और किसी को बाहर नहीं जाने देगा। फिर कमरे की दराज अपने आप खुलने लगी। अंदर रखी चीजें हिलने लगीं। उसी पल बाबा फरीद ने तिलावत और जोर से पढ़ी। उनका गला कांप रहा था, लेकिन उनकी आवाज नहीं। उन्होंने पुकारा, निकाल दे अपना असर, यह जिस्म तेरी जगह नहीं है। अचानक ज़ैनब चीखी, एक ऐसी चीख जो इंसानी कम और किसी गहरी अंधेरी खाई से निकली आवाज ज्यादा लग रही थी। और तभी कोने में एक परछाई दिखी, धीरे धीरे अंधेरे को चीरते हुए। यह कोई सामान्य साया नहीं था, यह एक औरत थी। लंबे बिखरे बाल, लाल आंखें और चेहरा इतना विकृत कि कोई पहली नजर में इंसानी पहचान भी न दे। वह हवा में तैर रही थी, धीरे, खामोशी से। उसकी गर्दन एक अजीब दिशा में मुड़ी हुई थी और उसकी मुस्कान हड्डियों को जमा देने वाली थी। मां के मुंह से चीख निकल गई, या अल्लाह! बाबा फरीद ने ताबीज जलाया। ताबीज जला और जैसे ही गोला काला पड़ने लगा, उस औरत का शरीर मरोड़ने लगा। उसकी आवाज बदल गई। वह न हंसी थी, न रोना। वह कोई बीच का डरावना स्वर था जो सीधे दिमाग को चीरकर अंदर उतर जाए। परछाई सिकुड़ने लगी, मुड़ने लगी और फिर धुएं में बदलकर खिड़की से बाहर निकल गई। कमरा अचानक शांत हो गया। ज़ैनब लड़खड़ा कर गिर पड़ी। उसकी मां उसे सीने से चिपकाकर रोने लगी। बाबा फरीद थककर कुर्सी पर बैठ गए। कुछ देर तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ तस्बीह की माला घुमाते रहे। फिर धीमी टूटी आवाज में बोले, जिन्न गया है, लेकिन पूरी तरह नहीं। वह फिर आएगा, क्योंकि उसने इस लड़की को पसंद कर लिया है। ये शब्द सुनकर घर जैसा खाली लग रहा था। दीवारें जैसे सिहर रही थीं। मां का चेहरा फीका पड़ चुका था और ज़ैनब, वह सब सुन तो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वो डर अभी भी था जो सिर्फ वही देख सकती थी। बाबा फरीद ने आखिरी बात कही, यह शुरुआत है, खत्म नहीं। और कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि रात तो अभी बाकी थी और वो साया वापस आने वाला था। उस रात के बाद घर में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। दिन के समय सब कुछ शांत लगता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता, हवा का वजन बदल जाता। दीवारों में हल्की हल्की कपकपी सुनाई देती, जैसे कोई उंगलियां दीवारों पर रेंग रही हों। ज़ैनब हर वक्त खिड़की को घूरती रहती, मानो कोई बाहर खड़ा उसे लगातार देख रहा हो। वह बोलती कम, सुनती ज्यादा थी और कभी कभी बिना वजह मुस्कुराने लगती। वह मुस्कान उसकी नहीं थी, किसी और की थी। उसकी मां ने जब पहली बार ये देखा तो डर के मारे उसके पास जाकर बैठ गईं। उन्होंने बेटी के कंधे पर हाथ रखा और अचानक ज़ैनब ने मां का हाथ पकड़ लिया। पकड़ इतनी कसी हुई कि मां की उंगलियां नीली पड़ गईं, लेकिन ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल खाली था। आंखों में कोई भाव नहीं, बस एक गहरा सन्नाटा। कुछ सेकंड बाद उसने हाथ छोड़ दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसकी मां अपनी उंगलियों को सहलाती रही
पर सबसे ज्यादा डर उन्हें उस नजर से लगा जो बेटी की नहीं थी। शाम ढलते ढलते घर की बत्तियां अपने आप हल्की होने लगीं। टीवी एक बार ऑन होता, 4 बार बंद। किचन में रखे बर्तन अचानक खड़खड़ाहट करने लगते और रात 8 बजे के करीब बिल्कुल वही ठंडी हवा बहती जो उस दिन बाबा फरीद के कमरे में चली थी। वह हवा जिसकी बदबू इंसान पहचान ही नहीं सकता। किसी को आ जाए तो पता चलता कि कोई ऐसी चीज घर में दाखिल हो चुकी है जो इंसानी नहीं, फिर भी इंसान से ज्यादा करीब है। उस रात जैनब की मां सो नहीं सकी। वह बेटी के कमरे के पास ही बैठकर तस्बीह पढ़ती रहीं। लेकिन रात के करीब 2:30 बजे उनके कानों में एक अजीब आवाज आई, जैसे किसी लड़की की धीमी, बहुत धीमी हंसी। आवाज सीढ़ियों से आ रही थी और यह हंसी जैनब की नहीं थी। मां का दिल धड़क उठा। वो हिम्मत करके उठी और सीढ़ियों के पास पहुंची। नीचे पूरा अंधेरा था। अचानक एक और हंसी, और इस बार थोड़ा करीब। उनका हाथ कांप गया। उन्होंने तुरंत लाइट का स्विच दबाया, लेकिन लाइट नहीं जली। तभी ऊपर से जैनब की आवाज आई, अम्मी। मां ने राहत की सांस ली, लेकिन आवाज में कुछ अजीब था। वह धीमी, खिंची हुई और बिल्कुल भावहीन थी, जैसे किसी और ने उसकी आवाज को नकल करके बोला हो। मां दौड़ते हुए ऊपर पहुंची, लेकिन जैसे ही कमरे में घुसने लगीं, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जोरदार धमाके के साथ वो घबरा गईं और खटखटाने लगीं, जैनब, दरवाजा खोलो। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर एकदम से एक घुटी हुई चीख। मां का दिल मुंह को आ गया। वह दरवाजा धक्का देने लगीं, रोने लगीं, दुआ पढ़ने लगीं। आखिरकार दरवाजा खुला और उन्होंने जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जैनब बिस्तर पर बैठी थी। उसके बाल बुरी तरह बिखरे हुए, आंखें पूरी तरह काली, पुतलियां गायब। कमरे का तापमान जैसे 0 डिग्री पर चला गया था। उसकी सांसें इतनी ठंडी थीं कि कमरे में धुंध जैसा फैल रहा था। मां कांपती आवाज में बोली, जैनब, क्या हुआ तुम्हें? जैनब ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया, इतना धीरे कि हड्डियां चटकने की आवाज भी सुनाई दी। उसने मां की तरफ देखा, मुस्कुराई। वही मुस्कान, वही विकृत चेहरा, वही छाया की परछाई जो बाबा फरीद के कमरे में दिखी थी। और जैनब ने बोलना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज उसकी नहीं थी। न वह लड़की की थी, न इंसान की। वह भारी, गहरी और डरावनी थी, जैसे किसी कुएं की गहराई से निकल रही हो। मैं वापस आ गया हूं। यह लड़की अब सिर्फ मेरी है। मां चीख उठी और पीछे की ओर गिर पड़ी। उसी समय जैनब का शरीर आगे की ओर झटका खाकर खड़ा हो गया, जैसे किसी ने अंदर से उसे धक्का दिया हो। उसके पैरों के नीचे की जमीन ठंडी होने लगी। हवा में एक अजीब सी गुर्राने की आवाज गूंजने लगी। नीचे वाले कमरे में दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे, जैसे घर का हर कोना, हर दीवार उस पर छाई का स्वागत कर रही हो। जैनब के हाथ हवा में उठे, अंगुलियां मुड़ी हुई, जैसे किसी अदृश्य गले को पकड़ने की कोशिश कर रही हों। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे खींच रहा हो, किसी दूसरी दुनिया की ओर। मां किसी तरह उठी और उसे पकड़ने दौड़ी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बेटी का हाथ पकड़ा, उनके उंगलियों के बीच से धुआं सा निकला, जैसे वो किसी आग को छू रही हो। जैनब अचानक जोर से चीखी। उस चीख में दर्द कम और किसी और का गुस्सा ज्यादा था। और उसी पल कमरे की खिड़की जोरदार धमाके से खुल गई। हवा का तूफान अंदर घुसा और उस हवा के साथ वही परछाई, वही लाल आंखें, वही विकृत चेहरा जैनब के ठीक पीछे प्रकट हो गई। उसने जैनब के कंधों पर हाथ रखा। लड़की का शरीर ढीला पड़ गया और परछाई एक ठंडी फुसफुसाहट में बोली, अब ये कहीं नहीं जाएगी। मां जमीन पर गिर गई। उनका दिल धड़कना जैसे बंद सा हो गया। वह सिर्फ एक ही नाम पुकार रही थी, बाबा फरीद, बाबा फरीद। लेकिन उस रात कोई मदद नहीं आने वाली थी, क्योंकि रात अभी लंबी थी और वो साया अब इस घर का मालिक बन चुका था। रात गहराती जा रही थी और उसी अंधेरे के भीतर आर्या के कदम उसे एक अनजान रास्ते की तरफ ले जा रहे थे। थोड़ा डर, थोड़ी बेचैनी और दिल में एक अजीब सी उलझन। वो बार बार अपने फोन की टॉर्च ऑन करती, फिर घबराकर ऑफ कर देती, क्योंकि जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पुराने फैक्ट्री की टूटी दीवारों पर पड़ती, ऐसा लगता जैसे कोई परछाई भागकर कहीं छुप जाती हो। आर्या खुद को समझाती, ये सब मेरा वहम है, मैं बस ओवरथिंक कर रही हूं। ये जकात की आवाज भी शायद हवा में किसी चीज से टकरा कर आई होगी। लेकिन दिल को कौन समझाए? उसके दिमाग में अभी भी वही काले लिबास वाला आदमी, उसकी वो ठंडी आवाज और उस रात का नर्क जैसा अनुभव सब घूम रहा था। वो एक एक कदम आगे बढ़ती जा रही थी,
पर उसके पैरों के नीचे से जमीन जैसे बार बार खत्म होती महसूस हो रही थी। चारों तरफ बिखरे कांच, जंग लगी मशीनें, टूटी खिड़कियां और एक ऐसी खामोशी जिसमें छोटी से छोटी आवाज भी किसी चीख की तरह गूंजती। अचानक, ठहरो! आर्या का दिल धक से रुक गया। ये आवाज, ये इंसानी तो बिल्कुल नहीं थी। ये वही थी, वही अनसुनी, अनदेखी, लेकिन हर वक्त पास मौजूद रहने वाली आवाज जो उसके जीवन को पिछले 15 दिनों से नर्क बनाए बैठी थी। आर्या जैसे पत्थर की हो गई, उसकी सांसें अटक गईं, पसीना ठंड में भी उसकी गर्दन से बह रहा था। और फिर कदमों की आहट, धीमी, सधी हुई, किसी शिकारी के शिकार तक पहुंचने जैसी। आर्या पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने घबराकर पूछा, कौन है? सामने आओ। कुछ नहीं, बस टूटी हुई खिड़की से आती हवा की सनसनाहट। वो तेजी से पीछे हटने लगी, लेकिन तभी ट्रर्र, फैक्ट्री की एक पुरानी मशीन अपने आप चल पड़ी। आर्या चीखते चीखते रह गई। उसने अपनी टॉर्च जलाई और टॉर्च की रोशनी में उसने देखा एक लंबी काली परछाई, जैसे कई फीट ऊंचा कोई इंसान मशीन के पीछे से धीरे धीरे खड़ा हो रहा हो। परछाई उसकी तरफ झुकने लगी, फिर आर्या के ठीक कान के पास आकर रुकी और एक बेहद धीमी, गहरी, ठंडी आवाज में बोली, तुम हर बार वहीं लौट आती हो जहां से तुम्हें भाग जाना चाहिए। आर्या के कदम जैसे जमीन में धंस गए। वो कांपते हुए बोली, मैंने तुमसे कुछ नहीं किया, मुझे अकेला छोड़ दो। परछाई हंसी। वो हंसी इंसानी नहीं थी, जैसे बर्फ में जकड़ा कोई जानवर अंतिम सांसें ले रहा हो। तुम्हें लगता है ये सब अचानक शुरू हुआ? उसने कहा। नहीं आर्या, ये कहानी बहुत पुरानी है। तुम सोच भी नहीं सकती कि किस गुनाह की कीमत तुम चुका रही हो। आर्या रोते रोते बोली, कौन सा गुनाह? मैंने क्या किया है? परछाई ने अपना सिर नीचे झुकाया और उसी टूटी फर्श पर धूल के बीच जैसे अपनी उंगली से कुछ लिख दिया। आर्या धीरे धीरे आगे बढ़ी, टॉर्च नीचे की और उसका पूरा खून जम गया। फर्श पर लिखा था, तुमने मुझे बुलाया था। आर्या लड़खड़ाकर पीछे हटी, टॉर्च उसके हाथ से छूट गई और अंधेरा फिर उसके चारों तरफ फैल गया। लेकिन अब वो अंधेरा खाली नहीं था, वो सांसें ले रहा था। वो उसे देख रहा था और उसे अपने अंदर खींच रहा था। अचानक उसी अंधेरे में दो बेहद चमकीली, बिल्कुल सफेद आंखें खुली और एक आवाज जिसने आर्या की पूरी दुनिया को उस पल में तोड़ दिया, अब तुम वापस नहीं जा सकती। उस फैक्ट्री की गहराई में, जहां रोशनी जाने से भी डरती थी, वहीं आर्या अब अकेली खड़ी थी। चारों तरफ बस अंधेरा, और उस अंधेरे में जलती हुई दो सफेद आंखें। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे छाती फाड़कर बाहर गिर जाएगा। उसने कांपते हुए पूछा, तुम क्या चाहते हो मुझसे? कुछ पल तक बस खामोशी रही। फिर वो परछाई, जो अब इंसान से कहीं बड़ी और चौड़ी नजर आ रही थी, एकदम धीमे कदमों से आगे बढ़ी। तभी अचानक फैक्ट्री की छत से धूल झड़ने लगी। लोहे की बीमें चीखने लगीं, जैसे कोई भारी चीज ऊपर चढ़कर चल रही हो। वो आवाजें इंसानी नहीं थीं, वो किसी जानवर की लगती थीं, या शायद उससे भी बदतर। परछाई ने अपना सिर धीरे धीरे दाईं तरफ झुकाया। उसके लंबे, बेहद पतले उंगलियों जैसे हाथ हवा में फैल गए और वो बोली, तुम्हें सच जानना ही पड़ेगा। आर्या ने डर से पीछे कदम बढ़ाया, लेकिन उसके पैर किसी अदृश्य पकड़ में जैसे फंस गए। जमीन ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि जैसे बर्फ के ऊपर खड़ी हो। परछाई ने आगे बढ़ते हुए कहा, इस जगह की कहानी, उस रात की दहशत और तुमसे जुड़ा वो नाता जिसे तुम तो भूल गई, लेकिन मैं नहीं। आर्या कांपते हुए बोली, मैं तुमसे कभी नहीं मिली, मैं तुम्हें जानती भी नहीं। परछाई की आवाज पहली बार गुस्से से भर उठी। झूठ! एक पल में उसके सामने की सारी हवा कांप गई। फैक्ट्री की पुरानी मशीनें हिलने लगीं, शटर खुद ब खुद आवाज करते हुए जाम होने लगे और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स जैसी धूल की परतें उधड़ने लगीं।